ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। जो इंटरफेरेंस है वो दो तरह का होता है, एक तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से और दूसरा डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से। जो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से होता है उसमें हम पढ़ते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को, और जो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से होता है उसमें हम पढ़ते हैं न्यूटन्स रिंग और माइकलसन इंटरफेरोमीटर को। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होता क्या है। तो इसके लिए हम एक ट्रांसपेरेंट फिल्म लेते हैं। सपोज ग्लास का एक फिल्म है, ठीक है। इसमें लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है कुछ इस तरीके से, और इस लाइट रे का एम्पलीट्यूड जो है वो ए है। ये जो फिल्म है इसका ऊपर वाला सरफेस है ए बी, और नीचे वाला जो सरफेस है वो है सपोज सी डी। लाइट रे ए जब इंसिडेंट होता है और ऊपर वाले सरफेस ए बी में पड़ता है तो फिर वो ट्रांसमिट, उसका कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। जो ट्रांसमिटेड पार्ट है उसका एम्पलीट्यूड AT हो जाएगा और जो रिफ्लेक्टेड है उसका हो जाएगा AR। इसके बाद वो दूसरे सरफेस से टकराता है, फिर वहाँ पे जा कर के ट्रांसमिट होता है, तो फिर AT² हो जाएगा। और फिर ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा ATR। अगेन ऊपर वाले सरफेस से टकराने की वजह से ये यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका AT²R। और यही वाला जो रे है ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो फिर ये हो जाएगा ATR²। अगेन जब ये ट्रांसमिट होगा तो हमको मिलेगा AT²R², और इसका वो हिस्सा जो रिफ्लेक्ट होगा वो मिलेगा ATR³। देन ये जब आगे ट्रांसमिट होगा तो हमको मिलेगा AT²R³, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं या यहीं पे रोक सकते हैं। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कहलाता है आपका रिफ्लेक्टेड पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट है वो कहलाता है आपका ट्रांसमिटेड पार्ट। अब ये जो दो पार्ट हैं इसमें आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड पार्ट में जो आपका रेशियो है एम्पलीट्यूड का A/AT²R AT²R³, कुछ इस तरीके से है, जिसको हम लिख सकते हैं 1:T²T²R², कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ट्रांसमिटेड पार्ट में जो आपका रेशियो है वो है AT²AT²R², कुछ इस तरीके से, और आगे जब आप इसको बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा AT²R⁴। इसको हम लिख सकते हैं 1:R²R⁴। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि फ्रेनेल ने ये कहा है कि जो नॉर्मल इंसिडेंस है उसके लिए, अकॉर्डिंग टू फ्रेनेल, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए जो म्यू है आपका आर, जो है रिफ्लेक्शन आर, यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है। आर और म्यू में रिलेशन ये होगा कि R = μ-1/μ+1। म्यू क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। और क्योंकि अगर हम यहाँ पे ग्लास ले रहे हैं तो μ = 1.5, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1.5 - 1/1.5 + 1, यानी कि ये आ जाएगा 0.5/2.5। कैलकुलेट करने पे आपको ये मिलेगा 0.2। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो आपका ये कहता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि जितना लाइट रे जो है इंसिडेंट हो रहा है वो ही बट रहा है दो भाग में, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड में। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये कहना है कि जो आपका इंसिडेंट एनर्जी है उसकी वैल्यू रिफ्लेक्टेड एनर्जी प्लस ट्रांसमिटेड एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं A² = AR² प्लस AT², या फिर आप लिख सकते हैं 1 = R² प्लस T², और T² = 1 - R²। तो T² की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 1 - 0.04 विच इज़ इक्वल्स टू 0.96। आप कैलकुलेट करेंगे तो T की वैल्यू आपको मिलेगी 0.98,
ठीक है। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलता है, क्यों हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, यहाँ से एक्चुअली ये कंक्लूजन मिलता है कि आपने रिफ्लेक्टेड पार्ट में जो रेशियो निकाला है ये है 1:t²/t²r², और आपको t की क्या वैल्यू मिली है 0.98। तो 0.98 को जब आपको t² की वैल्यू मिली है 0.96, ठीक है ना। तो t² 0.96 है, तो ये 1 के काफ़ी क्लोज है। वैसे ही t²r² कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू भी 1 के काफ़ी क्लोज आएगी, यानी यहाँ पर इस केस में जो एम्पलीट्यूड है वो नियरली इक्वल है। और इंटरफ्रेंस की एक कंडीशन हम ऑलरेडी पढ़ते ही हैं कि एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए, नियरली इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो ट्रांसमिटेड पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आर है उसकी वैल्यू आपकी कितनी आई है 0.2। 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04, और पावर 4 करेंगे तो 0016 ऐसे आएगा। तो फिर 1 और 0.04 में तो बहुत डिफरेंस है, यानी एम्पलीट्यूड यहाँ पे नियरली इक्वल तो है ही नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। तो ट्रांसमिटेड पार्ट में इंटरफ्रेंस होने में बहुत दिक्कत आएगा। आपको इंटरफ्रेंस कौन से पार्ट में मिलेगा, आपको मिलेगा ये रिफ्लेक्टेड पार्ट में। तो ये सारा कुछ जो हमने कैलकुलेशन किया है उससे कंक्लूजन मिलता है कि हमको जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वहाँ पे क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो नियरली इक्वल है, जबकि ट्रांसमिटेड पार्ट में आप देखेंगे कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू घटते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है। तो आपको एक अलग से पैटर्न, इंटरफेरेंस का पैटर्न कहाँ पे दिखेगा, रिफ्लेक्टेड पार्ट में दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रांसमिटेड पार्ट में एम्पलीट्यूड, आपको ट्रांसमिटेड पार्ट में इंटरफेरेंस दिखे, तो फिर आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको वहाँ पर एक काम करना होगा कि जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है यानी आर जो है उसकी वैल्यू को बढ़ाना होगा। तो आर की वैल्यू को हम लोग बढ़ाएंगे कैसे, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि या तो आप उस सरफेस को सिल्वर कर दें। अगर आप सरफेस को सिल्वर कर देते हैं तो आप आर की वैल्यू को इजीली बढ़ा देते हैं, यानी आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को अगर बढ़ा देते हैं तो ये वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड आपको मिल जाएगा। तो उस केस में फिर आप ट्रांसमिटेड पार्ट में भी आपको डिस्टिंक्ट इंटरफ्रेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है यहाँ पर कि क्यों हमें रिफ्लेक्टेड पार्ट में डिस्टिंक्ट इंटरफ्रेंस का पैटर्न देखने को मिलता है जब हम इंटरफेरेंस करवाते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से। तो उसके आंसर में आपको कुछ इस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन जो है वो देनी है। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट यहाँ पे आता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस बात को प्रूफ करते हैं कि इंटरफेरेंस जो है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से कैसे होता है, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बढ़ाने से हमको ट्रांसमिटेड पार्ट में भी इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।